Hello dear students, good morning to you all. Today I am going to teach you crop production and management part 2. प्रीवियस वीडियो में मैंने बात प्रिपेयरिंग ऑफ द फील्ड। आज मैं इस पार्ट में बात करने वाला हूँ आपका सोइंग सीड्स, एडिंग मैन्योर एंड इरिगेशंस, जो कि बेस्ड होगा सीबीएसई पैटर्न पे, और जो आपका मटेरियल्स, जो भी आपको नॉलेज सारा जो भी होगा एनसीईआरटी पैटर्न पे, आपको एनसीईआरटी का सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो देखते हैं कि सबसे पहला सोइंग सीड्स। तो सोइंग क्या होता है? तो सोइंग सीड्स, sowing is the most important part of the crop production. Before sowing, good quality seeds are selected. तो सबसे पहला बात करते हैं कि क्रॉप प्रोडक्शन के लिए क्या करना होता है, हमें सीड को सोन करना होता है। सोन करना मतलब क्या होता है, सीड जो होते हैं मिट्टी में क्या करना होता है, दबाना होता है मिट्टी के नीचे, उसे कवर करना होता है, जिससे उसे पर्याप्त मात्रा में न्यूट्रिएंट, मॉइस्चर, ये सारी चीज़ें मिलता है। उसके बाद वो क्या होता है, सीड जर्मिनेट होता है। अगर बात करते हैं कि मेथड ऑफ सोइंग, तो मेथड ऑफ सोइंग की बात करते हैं तो एक जो होता है मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड पहले यूज़ किया जाता था कि ट्रेडिशनल मेथड जो होता था उसमें टूल्स यूज़ किए जाते थे ट्रेडिशनली फॉर सोइंग सीड्स इज शेप लाइक द फनल। फनल जो कि आपका ये देख रहे हैं, ये जो आपका क्या है, फनल है। क्या है? फनल है। तो ये फनल होता था। फनल में क्या किया जाता था, सीड्स को डाल दिया जाता था और इसमें से 2-3 पाइप क्या होता था, नीचे ये जुड़ा हो रहता था। जैसे जैसे ये जो हल होता था यानी प्लाउज होता था, आगे की ओर बढ़ता था और ये सीड्स ऊपर से नीचे गिरते जाते थे और सोइंग हो जाती थी, यानी filled into the funnel and passed down through 2 or 3 pipes having the sharp end. This end pitched into the soil, जो कि क्या होता था, जो सॉइल में पिच करता था यानी उसको खोदने का काम करता था, और उसमें क्या होता था, सीड्स आपका सोन हो जाता था और उसके बाद उसको ढक दिया जाता था। अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड में। मॉडर्न मेथड में क्या हुआ कि आजकल क्या हुआ, सीड ड्रिल्स का यूज़ किया जाता है। सीड ड्रिल्स जो यूज़ किया जाता है सोइंग के लिए यूज होता है, और ये किसके हेल्प से होता है, ट्रैक्टर के हेल्प से। ट्रैक्टर के साथ इसको अटैच कर दिया जाता है और अटैच करने के बाद इसमें जो भी होता है सीड्स रख दिया जाता है, इसके ऊपर फनल लगा होता है इस तरीके से, और यहाँ पे क्या होता है, सीड्स को डाल दिया जाता है। सीड्स को डाल देने के बाद इसमें से जो भी पाइप्स कनेक्शन होता है और जो कि इसके थ्रू नीचे चले जाता है सीड्स, और ये अच्छी तरीके से क्या होता है, सोन कर दिया जाता है। आगे बात करते हैं इनफॉर्मली एंड प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ। अब बात करते हैं मॉडर्न मेथड में क्या हो गया है कि इनफॉर्मली एंड प्रॉपर डिस्टेंस एंड डेप्थ पे ये सोन किया जाता है। It ensures that the seed get covered by the soil after sowing. They prevent damage caused by the word. अब बात करते हैं कि ये इसके आसानी से सीड्स को बो दिया जाता था, और वो भी क्या, यूनिफॉर्मली, प्रॉपर डिस्टेंस पे एंड डेप्थ पे। और इससे क्या होता था कि जो चिड़ियों को चुगने से, पिकअप करने से क्या होता था, अनाज चूँकि नीचे कवर होता है तो क्या होता है, बच जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं एडिंग मैन्योर एंड द फर्टिलाइज़र। अब क्या ज़रूरत हुआ एडिंग मैन्योर का और फर्टिलाइज़र का, क्यों ज़रूरत पड़ गया? सबसे पहले तो जान लेते हैं कि ये होता क्या है। तो इसके बारे में मैं बता दूं कि सब्सटेंस विच आर एडेड टू सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट फॉर द हेल्दी ग्रोथ ऑफ द प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। तो यहाँ पे जब सब्सटेंस है, जैसे क्या होता है, प्रॉपरली जब भी आप कोई भी प्लांट ग्रो करते हैं तो क्या होता है, सॉइल से कुछ न्यूट्रिएंट लेता है, मिनरल्स लेता है और उसके बाद वो ग्रो करता है। ठीक है, अब जाहिर सी बात है, एक ही मिट्टी से जब बार बार को हर एक प्लांट न्यूट्रिएंट एंड मिनरल्स लेता रहेगा
तो उसमें तो कमी आनी ही है। तो कमी आता है तो इसको पूरा करने के लिए हम लोग क्या ऐड करते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइज़र। अब यहाँ पे सवाल होना चाहिए कि क्यों ऐड करते हैं हम लोग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र, तो उसका भी मैंने जवाब दिया है। आप देख सकते हैं, कंटिन्यूअस ग्रोइंग ऑफ क्रॉप मेक द सॉइल पुअर इन सर्टेन न्यूट्रिएंट। अब जाहिर सी बात है, हर बार आप गेहूं का फसल यानी वीट का क्रॉप अगर लगा रहे हैं तो वीट के क्रॉप के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो बार बार तो वो यूज़ कर रहा है। अब सॉइल में क्या हो जाएगा, उस सर्टेन न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी। इसलिए क्या करता है किसान लोग, फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश यानी फुलफिल करने के लिए, रिप्लेनिश यानी फुलफिल करने के लिए द सॉइल विद द न्यूट्रिएंट। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। अब इस तरीके से जब फर्टिलाइज़र या जो भी होता है मैन्योर वगैरह डाला जाता है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, मैन्योरिंग। तो हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, ये क्वेश्चन भी बन जाता है कि व्हाट इज़ मैन्योरिंग, व्हाट इज़ मैन्योरिंग। तो व्हाट इज़ मैन्योरिंग का आंसर यहाँ से दे सकते हैं कि continuous growing of the crops make the soil poorer in the certain nutrient, therefore farmer have to add manure in the field to replenish the soil with the nutrient. This process is known as manuring. अब बात करते हैं कि क्या फर्टिलाइज़र और मैन्योर अलग हैं या अलग नहीं है। अलग हैं तो क्या अलग है, तो हम इसके लिए डिफरेंसेस के बारे में बात करने वाले हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर। तो अगर फर्टिलाइज़र की बात करें तो फर्टिलाइज़र क्या होता है, इनऑर्गेनिक साल्ट होता है। इनऑर्गेनिक साल्ट दैट मीन्स द केमिकल के द्वारा बनाया गया, ठीक है, जिसमें इसके कुछ एग्जांपल्स हैं फर्टिलाइज़र का, वो है यूरिया, अमोनियम सल्फेट एंड द सुपर फॉस्फेट, पोटास, एनपीके आप लोग देखे होंगे, जिसमें क्या होता है एनपीके में जो अवेलेबल होता है न्यूट्रिएंट्स वो होता है नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटासियम। ये 3 न्यूट्रिएंट मिला हुआ रहता है एनपीके फर्टिलाइज़र में। वहीं पे पहला पॉइंट में हम मैन्योर की बात करें तो मैन्योर इज़ द न्यूट्रल सब्सटेंसेस ऑब्टेन्ड बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ कैटल डंग, ह्यूमन वेस्ट एंड द प्लांट रेसिड्यूज। तो पहला पॉइंट में हम मैन्योर में देख रहे हैं कि मैन्योर जो ऑब्टेन किया जाता है, प्राप्त किया जाता है, वो डिकम्पोजिशन मतलब डिग्रेडेशन, सड़ना कह सकते हैं, रॉटेन, सड़ गल जाना, ये डिकम्पोजिशन कहलाता है। डिकम्पोजिशन, अब डिकम्पोजिशन किसका, तो कैटल डंग का, यानी जैसे कह सकते हैं गाय का गोबर। और बात करते हैं तो ह्यूमन वेस्ट। फिर है प्लांट रेसिड्यूज। प्लांट रेसिड्यूज क्या होता है, तो जो पत्तियां होती है, लीफ वगैरह होता है, जो फॉल होती है, ये सारी चीज़ें क्या कहलाता है, वो प्लांट रेसिड्यूज कहलाता है। अब बात करते हैं दूसरा पॉइंट में, फर्टिलाइज़र इज़ प्रिपेयर्ड इन द फैक्ट्री। चलिए, तो फर्टिलाइज़र जो होता है फैक्ट्री में बन पाता है, ऐसे लोकली आप लोग नहीं बना पाएंगे, ये फैक्ट्री में एक एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। अब बात करते हैं वहीं पे मैन्योर। मैन्योर क्या होता है, कैन बी प्रिपेयर्ड इन द फील्ड। ये आसानी से आप खेत में या घर के पास एक गड्ढा खोद कर उसमें भी बना सकते हैं आसानी से। तीसरा पॉइंट में हम बात करते हैं फर्टिलाइज़र का, तो फर्टिलाइज़र का तीसरा पॉइंट कहता है कि डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। अब बात करते हैं फर्टिलाइज़र क्या होता है, ये आपको सिर्फ और सिर्फ पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करेगा बस, इसके अलावा और कुछ भी सॉइल को प्रोवाइड नहीं करता है। आगे वहीं पे हम बात करें मैन्योर का, तो मैन्योर जो होता है वो आपका जो न्यूट्रिएंट रहता है वो तो प्रोवाइड करता ही करता है, साथ ही साथ क्या करता है, लॉट्स ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। अब ये ह्यूमस भी प्रोवाइड करता है। ह्यूमस के बारे में बात करेंगे हम लोग। आगे है चौथा पॉइंट में हम बात करने वाले, फर्टिलाइज़र आर वेरी रिच इन द प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक द नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम। यानी जो आपका फर्टिलाइज़र होता है उसमें बहुत ही अधिक मात्रा में नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटासियम होता है, बट और सारे न्यूट्रिएंट इसमें कम होते हैं। बट मैन्योर की बात करें तो मैन्योर में जो होता है
हर तरह का जो न्यूट्रिएंट होता है रिच मात्रा में होता है, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में होती है, जिससे पौधे अच्छा ग्रो करता है। आई होप कि इतना समझ में आ गया है। अगर आपको ये सारे वीडियो अच्छे लग रहे हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि हम आपको इस तरीके का वीडियो आगे आपको प्रोवाइड करते रहें। और भी अगर किसी टॉपिक पे आपको जानकारी चाहिए किसी और क्लास के लिए, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, ताकि मैं अगले वीडियो में उसके बारे में भी बात करूं। और हम बात करते हैं एक क्वेश्चन, माइंड में सोचिए, विच वन इज़ द बेस्ट, मैन्योर और फर्टिलाइज़र? कौन सा अच्छा है, मैन्योर या फर्टिलाइज़र? तो हम बात करते हैं कि यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मैन्योर होता है वो कंसीडर किया जाता है बेटर देन द फर्टिलाइज़र, यानी मैन्योर क्या है, बेस्ट है। क्या है, बेस्ट। अब क्यों बेस्ट है, तो बेस्ट क्यों है, सबसे पहला पॉइंट में हम बात करते हैं कि मैन्योर क्यों बेस्ट है। दिस इन्हांस द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल। मैन्योर जब आप यूज़ करते हैं अपने फील्ड में तो क्या होता है, उससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी यानी वाटर को रखने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है। अगर वाटर रखने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है तो इरिगेशन जल्दी जल्दी नहीं करना पड़ेगा, यानी उसे पानी बार बार देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक ही बार में बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी अगर एब्जॉर्ब कर लेता है कोई चीज़, तो उसको थोड़ा दिन ठहर कर, या कह सकते हैं कि जितना यूजुअली आप प्रोवाइड करते थे वाटर इरिगेशन करते थे, उससे थोड़ा ज़्यादा टाइम के बाद आपको इरिगेशन करना होगा, क्योंकि उसमें होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। आगे बात करते हैं, इट मेक द सॉइल पोरस ड्यू टू द विच एक्सचेंज ऑफ गैस बिकम ईजी। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जो सॉइल को क्या करता है, पोरस का मतलब क्या होता है, छिद्रदार, ठीक है, जहाँ पे गैसों का आदान प्रदान, यानी जो भी हमारे इन्वायरमेंट में गैसेस हैं वो आपको इजीली सॉइल के अंदर जा सकता है, और सॉइल के अंदर जो यूज नहीं है वो गैसेस बाहर आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इट इंक्रीज द नंबर ऑफ द फ्रेंडली माइक्रोब्स। ऑफकोर्स आप लोग पहले पढ़ चुके हो कि अर्थवर्म क्या होता है, फ्रेंड ऑफ फार्मर होता है। तो इस तरीके के बहुत सारे माइक्रोब्स आपको क्या करते हैं, जब आप मैन्योर यूज़ करते हैं तो ग्रो होता है। इट इम्प्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, ये क्या करता है, सॉइल के टेक्सचर को इम्प्रूव करता है। अब आपके पास एक सवाल है, कैन यू रिप्लेनिश द न्यूट्रिएंट विदाउट यूजिंग मैन्योर और फर्टिलाइज़र? क्या आप मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बिना यूज़ किए आप खेतों में जो उर्वरक या न्यूट्रिएंट की कमी हुई है उसे पूरा कर सकते हैं? तो यस वी कैन, बट हाउ? सोचो थोड़ा देर। आई होप कि आप लोगों ने सोचा होगा। अब देखते हैं कि कैसे, बट हाउ, तो देखते हैं कैसे। तो सबसे पहला है थ्रू क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन में क्या होता है कि दिस कैन बी डन बाय द ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप अल्टरनेटली। मतलब क्रॉप रोटेशन क्या होता है, बार बार एक ही फसल ना उगाकर आप क्या करें, अल्टरनेट फसल यानी क्रॉप को ग्रो करें। जैसे कि अगर पहले आप गेहूँ उगाते हैं तो उसके बाद आप बीच में कोई लेगुमिनस प्लांट उगा लें, फिर उसके बाद पैडी। अगर किसी जगह पे सिर्फ और सिर्फ गेहूँ बार बार लगाया जाए तो क्या होगा, किसी खास न्यूट्रिएंट की कमी हो जाएगी, जिसके कारण उसकी फर्टिलिटी पावर यानी उर्वरक क्षमता यानी अनाज की उगाने की क्षमता कम जाएगी। तो इस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि अगर आप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन क्या होता है, गेहूं के बाद अगर बीच में लेगुमिनस प्लांट लगा ले फिर आप पैडी लगाएं, तो इस तरीके से क्या होगा, आपका एक रोटेशन बन जाता है। और इस तरीके से ये जो रोटेशन बन रहा है, इस रोटेशन को हम लोग कहते हैं क्रॉप रोटेशन। क्या कहते हैं, क्रॉप रोटेशन। आगे हम लोग बात करेंगे दूसरे पॉइंट के बारे में। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, फार्मर इन द नॉर्दर्न इंडिया यूज्ड टू ग्रो द लेगुमिनस एज द फोडर इन वन सीजन। अब बात करते हैं कि
दो सीज़न के बीच में क्या किया जाता था, एक दूसरा फसल यानी लेगुमिनस उगाया जाता था, जो कि फोडर के तौर पे, चारा के लिए। मान लिया कि गाय भैंस जो भी है, कैटल हैं, उसके लिए चारे के तौर पे बीच में जब क्या होता था, उगा लेते थे क्रॉप को, बो देते थे लेगुमिनस प्लांट को। अब लेगुमिनस प्लांट ये है, क्या है, लेगुम प्लांट। आगे बात करते हैं कि लेगुमिनस प्लांट में क्या होता था। आप लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा होगा कि राइजोबियम बैक्टीरिया होता है। राइजोबियम बैक्टीरिया का फंक्शन क्या होता है, क्या काम करता है, तो ये जो लेग्यूम प्लांट होता है उसके रूट के नॉड में होता है। कहाँ होता है, रूट के नॉड में होता है। और ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, विद द हेल्प ऑफ राइजोबियम बैक्टीरिया, ये क्या करता है, नाइट्रोजन को फुलफिल कर देता है, किस में, सॉइल में। जैसे क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरी हो जाती है। इस तरीके से बिना मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड किए हुए हमने क्या किया, खेतों में नाइट्रोजन की कमी को पूरा कर दिया। तो वी कैन अवॉइड द यूजिंग मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइज़र, क्योंकि हम ऐसे भी अगर हम क्रॉप रोटेशन को फॉलो अप करें तो क्या होगा, बहुत सारे न्यूट्रिएंट ऑटोमेटिकली क्या होगा, रिप्लेनिश हो जाएंगे। और भी एक चीज़ है जो कि मैंने यहाँ पे नोट डाउन नहीं करा है, एक होता है कि कभी कभी खेत को खाली छोड़ देना, अनटिल्ड, मतलब कि जैसे एक फसल उगाए हैं और बीच में क्या करना है, उसको खाली छोड़ दीजिए, कोई फसल मत लगाइए। कोई फसल नहीं लगाने के कारण क्या होगा, उसमें से जो भी बहुत सारे माइक्रोब्स उसमें, जैसे अर्थवॉर्म हो गया, ये सारी चीज़ें उसमें क्या होगा, ग्रो कर जाएगा। और वो जब ग्रो करेगा तो बहुत सारे न्यूट्रिएंट मैन्योर के तौर पे वहाँ पे उसका जो अर्थवॉर्म होता है, अर्थवॉर्म का सीड्स मतलब कि कह सकते हैं कि उसका पोटी, वो आपका क्या होगा, उसमें मिल जाएगा। और उसका जो क्या होता है, पोटी जो होता है, कह सकते हैं वो क्या होता है, बहुत ही हेल्पफुल होता है या बहुत ही ज़्यादा रिच होता है इन न्यूट्रिएंट। आगे बात करते हैं हम लोग इरिगेशंस के बारे में। तो इरिगेशंस क्या होता है, तो इरिगेशन में हम लोग बात करते हैं, द सप्लाई ऑफ द वाटर टू क्रॉप एट द डिफरेंट इंटरवल इज इरिगेशन। अलग अलग टाइम में बीच बीच में इंटरवल लेकर जब आप क्या करते हैं, पौधों को पानी सप्लाई देते हैं, पौधों को पानी देते हैं, तो वो क्या कहलाता है, इरिगेशन कहते हैं। अब बात करते हैं कि वाई डू वी डू इरिगेशन, और कह सकते हैं कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंट ऑफ द इरिगेशन। तो इरिगेशन क्यों करते हैं और इसका इम्पोर्टेंस क्या है, थोड़ा सोचें, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या है और क्यों ज़रूरत है इरिगेशन का। तो चलिए मैं आपको बता ही दूँ। Because water is important for the proper growth and development of flower, fruit and seed of the plant. Water is absorbed by the plant root, along with the water, mineral and fertilizer are absorbed. अब बात करते हैं कि जो वाटर होता है, वाटर एक इम्पॉर्टेंट रोल आपका परफॉर्म करता है। सबसे पहला तो पेड़ पौधों में न्यूट्रिएंट को प्रोवाइड करने के लिए ज़मीन से, यानी जो सॉइल है, सॉइल से न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करके पत्तियों तक पहुंचाता है, फिर उसका फूड प्रिपेयर होता है, ये सारी चीज़ें। प्लांट कंटेन नियरली 90% वाटर। अभी तक आप लोगों ने जाना होगा कि ह्यूमन बॉडी में क्या होता है, 70% वाटर होता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका 90% वाटर होता है एक प्लांट में। वाट इज इसेंशियल बिकॉज वाटर इज essential because germination of seed does not take place under dry condition. of course जब मौसम ड्राई हो तो क्या होता है, कोई भी सीड जर्मिनेट नहीं होता। जर्मिनेट का मतलब कि ग्रो करना, शुरुआती दौर जहाँ से क्या होता है, अंकुरित होना कह सकते हैं। घर में आप कभी कभी चना को भिगोने देते होंगे ग्राम्स को, और उसके बाद उसको क्लॉथ वगैरह में लपेट कर रखते हैं, तो वो क्या होता है, उसमें से एक स्प्राउट होता है। ये सारा प्रोसेस जो स्प्राउट निकलने की प्रोसेस है उसको जर्मिनेशन कहते हैं। वही जर्मिनेशन की बात कर ही जा रही है यहाँ पे। न्यूट्रिएंट डिजॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट।
अब जो भी न्यूट्रिएंट होता है जो कि रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है वो क्या होता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट्स प्रोवाइड किया जाता है। तो यहाँ पे इरिगेशन का सोर्स की बात कर लेते हैं कि इरिगेशन का सोर्स क्या क्या है। तो इरिगेशन का सोर्स आपको बात कर लें, वेल्स होता है, ट्यूबवेल्स होता है, पॉन्ड होता है, लेक होता है, रिवर, डैम्स, कैनल्स, ETC बहुत सारे सोर्सेस हैं। अब यहाँ पे बात करने वाले हैं हम लोग मेथड ऑफ इरिगेशन। चलिए, तो मेथड ऑफ इरिगेशन में तो एक होता था ट्रेडिशनल मेथड और दूसरा मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में क्या क्या चीज़ें यूज होता था, तो यहाँ पे हम बात करते हैं पहला मोट होता था, दूसरा चैन पंप, देखली, रहट, ये सारे सिस्टम यूज किए जाते थे ट्रेडिशनल मेथड। और मॉडर्न मेथड में क्या क्या यूज होते हैं, तो स्प्रिंकल सिस्टम और ड्रिप इरिगेशन। तो सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं ट्रेडिशनल मेथड। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग देखने वाले हैं क्या, तो यहाँ पे सबसे पहला है आपका मोट, दूसरा है चैन पंप, तीसरा है आपका डेकली, चौथा है आपका रहट। और ट्रेडिशनल मेथड का यूज़ कैसे होता था, इसका क्या बेनिफिट्स था, इसके बारे में बात करते हैं। तो वाटर जो भी अवेलेबल होते थे बेल्स में, लेक में, ये सारे का यूज़ किया जाता था इरिगेशन करने के लिए अलग अलग मेथड से, ठीक है। जैसे कुआं से पानी निकाल के मोट के थ्रू क्या किया जाता था, इस तरीके से खेतों में पहुंचाया जाता था, ठीक है, ऐसे प्रोवाइड किया जाता था। फिर अगर बात करें और भी चेन पंप होता था, फिर आगे बात करते हैं ढेकली होता है इस तरीके से, फिर रहट होता है। तो अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह का सिस्टम को यूज़ करके इरिगेशन किया जाता था। इसके लिए ह्यूमंस और कैटल मिलकर ये क्या करते थे, काम कर लेते थे और इरिगेशन हो जाता था, ठीक है। जिसमें क्या होता था, बहुत ही सस्ते में। और ये क्या होता था, इसका डिमेरिट क्या था कि लेस एफिशिएंट था, ये उतना ज़्यादा कारगर नहीं था। क्या होता था कि मान लिया कि आप इरिगेशन कर रहे हैं और एक बड़ा फील्ड है, बहुत बड़ा फील्ड है। अगर बड़ा फील्ड में ये क्या हो गया कि आप इतना बड़ा फील्ड में आप इरिगेशन कर रहे हो और यहाँ से पानी डाल रहे हो। अब पानी डालते डालते क्या हो गया, यहाँ से पानी डाल रहे हो, यहाँ तक पानी पहुँचा, अब आदमी थक गया या जानवर जो भी है थक गया। अब क्या होगा, थोड़ी देर बाद आप क्या करोगे, रेस्ट करोगे। तो रेस्ट करोगे तो ये पानी अब्जॉर्ब कर लेगा। अब क्या होता था, फिर से पानी देने के दरमियान क्या होता था, यहाँ पे पानी फिर दोबारा पहुँचेगा और यहाँ तक पहुँचेगा और उसके बाद आगे प्रोवाइड होता था। इसके कारण क्या होता था, यहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में इरिगेशन हो जाता था और इधर कम मात्रा में होता था। इसलिए क्या होता था, फसल अच्छी तरीके से ग्रो नहीं होता था, क्योंकि जहाँ पे पानी कम मात्रा में चाहिए वहाँ ज़्यादा हो जाता था, और जहाँ पे सही से मान लीजिए यहाँ तक पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा। तो ये क्या हो रहा था, इरिगेशन करने में ये इफ़िशिएंट नहीं था। तो इसके लिए क्या किया, कुछ मॉडर्न मेथड के साथ आया नहीं। अब देखते हैं मॉडर्न मेथड में क्या हुआ। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन हेल्प अस टू यूज़ वाटर इकोनॉमिकली। अब एक और भी मुद्दा चल रहा था, यहाँ पे एक और भी बात करते हैं कि क्या हो रहा था, पानी की कमी। अगर इस तरीके से हम एक ही खेत को बार बार एक ही कॉर्नर में पटता रहे तो क्या होता था, उसमें पानी बहुत ज़्यादा मात्रा में वेस्ट हो रहा था, क्योंकि फसल को जितना चाहिए उससे ज़्यादा ऐसे वेस्ट हो रहा था। तो मॉडर्न मेथड में क्या किया, इकोनॉमिकली यूज़ करना शुरू किया। इसका पहला मेथड है स्प्रिंकल सिस्टम। स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, दिस सिस्टम मोर यूजफुल ऑन अनइवन लैंड। अनइवन लैंड क्या होता है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन, इस तरीके का ज़मीन, मान लिया यहाँ पे पानी हर जगह चाहिए। तो ये क्या होता था, स्प्रिंकल सिस्टम। और स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है, ये परपेंडिकुलर पाइप होता है, इस तरीके से परपेंडिकुलर पाइप होता है और इसके ऊपर क्या होता है, इस तरीके का नॉब्स लगा रहता है, जिसके थ्रू क्या होता है, इसमें पानी आता है और ये स्प्रिंकल होता है चारों तरफ, कुछ इस तरीके से जैसा आपको यहाँ पे फिगर में दिख रहा है। When water is allowed to flow through the main pipe under the pressure with the help of the pump, it escapes from the rotating nozzles. ये क्या है, नोजल्स है, ये क्या है, नोजल्स, जो रोटेटिंग नोजल्स है, क्या है, रोटेटिंग नोजल्स। स्प्रिंकल्स इज़ वेरी यूजफुल फॉर सैंडी सॉइल। अब स्प्रिंकल सिस्टम जो होता था वो क्या होता था, सैंडी सॉइल के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होता है।
आगे बात करते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप जस्ट एट द पोजीशन ऑफ द रूट। इसमें क्या होता है कि रूट पे ही क्या होता है, ड्रॉप के थ्रू क्या होता है, पानी जाता है ताकि वो रूट के पास वाटर मिल जाए, और बाकी वेस्ट एरिया में जहाँ पे जड़ है ही नहीं वहाँ पे पानी देने से क्या मतलब है, वो तो वेस्ट ऑफ वाटर हो जाएगा। तो ये सिस्टम सबसे बेस्ट और कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव सिस्टम है। इसमें क्या होता था कि जहाँ पे जैसे फील्ड वगैरह में रूट के पास एक छोटा सा पाइप, जैसे यहाँ पे आपको फिगर में दिख रहा होगा, इस तरीके से इरिगेशन सिस्टम और ये फसल लगा दिए जाते थे और ये पाइप के थ्रू उसके रूट के पास छोड़ दिया जाता था, और उसके बाद मेन पाइप में वाटर का सप्लाई दे दिया जाता था, और इस तरीके से बूंद बूंद करके इसको पानी मिल जाता था। The system provide water to plant drop by drop. Water is not wasted at all. It is a boon in religion whereas availability of the water is poor. अब बात करते हैं वैसे क्षेत्र में, वैसे रीजन्स में ये वरदान साबित हुआ जहाँ पे इसका वाटर की बहुत ही ज़्यादा मात्रा में कमी थी। Thanks for watching. Please like and share, subscribe. फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।